नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ पर, आणविक वेगों पर। आणविक वेग की जब हम बात करते हैं, जब एक सिस्टम होता है अर्थात एक कंटेनर, एक पात्र जिसमें कि कोई गैस रखी गई है, उसका एक निश्चित ताप है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और जब हमने काइनेटिक इक्वेशन की बात की थी तब कहा था कि हर अणु का वेग समान नहीं होता, अलग अलग होता है। और उन आणविक वेगों के डिस्ट्रीब्यूशन की भी हम बात कर चुके हैं, जहाँ पर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटी के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी कि किसी निश्चित ताप पर किसी गैस में उपस्थित अणुओं के वेगों का वितरण की व्याख्या किस तरीके से की जा सकती है मैक्सवेल वितरण वक्र की सहायता से, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और वहाँ पर हमने देखा था कि 3 तरीके के वेग हैं और वो तीनों वेग संपाती नहीं है, अर्थात समान नहीं है, अलग अलग है। तो वो 3 वेग क्या हैं और उनकी वैल्यू क्या है, उसकी गणना हम उसी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की सहायता से कर सकते हैं। तो उसकी हम गणना करके निकालने का प्रयास करेंगे। इसको हम थोड़ा सा तीन तरीके की वेलोसिटीज हम लोग पढ़ेंगे। पहला, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है, जिसको कि हम शॉर्ट में CRMS भी कहते हैं। वो है CRMS इक्वल टू स्क्वायर रूट 3RT/m। ये अधिक यूज होने वाली वेलोसिटी है। दूसरा वेग है एवरेज या औसत वेग, जिसके बारे में हम बात करते हैं, काइनेटिक थ्योरी में भी हमने बात की थी। ये किसके बराबर है, C एवरेज 8RT/m के। आप देखें दोनों समान नहीं है। और तीसरा वेग है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, अधिकतम प्रायिकतम वेग, जिसको कि CM या CMP भी कहते हैं, और वो हमारा कुछ इस तरीके का है। तो आप देखेंगे ये तीनों वेग समान नहीं है, इसलिए किसी भी आणविक गैस में जब हम वेग की बात करते हैं तो या तो औसत वेग की बात करेंगे और या फिर हम अलग अलग वेग को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटी के आधार पर मैक्सवेल वितरण कर्व है। इधर की तरफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स हैं, यानी आणविक वेग एक्स एक्सिस पर, और दूसरी एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स या अणुओं का भिन्न है, या मोटे रूप में हम कह सकते हैं अणुओं की संख्या है। इसको प्लॉट किया गया मैक्सवेल वितरण कर्व में, और वहाँ उन्होंने दर्शाया, या ये जो हमारे पास 3 इक्वेशंस निकली हैं, इसको यदि हम आगे चल के अभी कंपेयर भी करेंगे, कौन सा कम है कौन सा अधिक है, इसको ऐसे देखने में पता नहीं लग रहा है, तो उसको हम आगे चल के कंपेयर भी करेंगे। और कंपेयर करने में देखेंगे कि ये जो वाला हमारा जो पॉइंट है वो अधिकतम प्रायिकतम वेग का है, यानी कम वेग वाला है। उससे अधिक वेग C एवरेज है और उससे अधिक वेग CRMS है। यहाँ U लिखा है, कई जगह C भी लिखा हुआ हो सकता है। तो वितरण वक्र पर, वेगों के वितरण वक्र पर हम 3 अलग अलग पॉइंट्स इस रूप में अलग अलग आणविक वेगों के लिए दिखा सकते हैं, और 1 नंबर के प्रश्न में दिखाने के लिए आता है। अब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या है, अधिकतम प्रायिकतम वेग क्या है। अधिकतम प्रायिकतम वेग से हमारा तात्पर्य है कि दी गई परिस्थितियों में अधिक से अधिक अणुओं के द्वारा रखा जाने वाला वेग, वो हमारा मोस्ट प्रोबेबल वेग कहलाएगा, अधिकतम प्रायिकतम वेग कहलाएगा। और इस वितरण वक्र में जो हमारा उच्चिष्ट बिंदु था सबसे ऊपर वाला, उसके करस्पॉन्डिंग जो वेग है वो C मोस्ट प्रोबेबल कहलाएगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप पीछे अगर आप देखें तो ये यहाँ पर आकर
कर्व फ्लैट हो जाता है। और कर्व फ्लैट हो जाएगा तो हम पहले बात कर चुके हैं मैक्सिमा और मिनिमा की, तो ये मैक्सिमम पॉइंट है और यहाँ पर हम मैक्सिमम की शर्त लगा सकते हैं। यहाँ पर कर्व का स्लोप 0 है, ठीक है। यहाँ पर यदि हम कर्व का स्लोप निकालें तो ये पॉजिटिव है, यहाँ पर हम कर्व का स्लोप निकालें तो निगेटिव है, लेकिन यहाँ पर कर्व का स्लोप 0 है। तो यहाँ पर हम उच्चिष्ट की शर्त लगा सकते हैं अधिकतम प्रायिकतम वेग की गणना के लिए, और उससे फिर हम सी मोस्ट प्रोबेबल के मान को निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए ये मैक्सवेल रिलेशन है 1/n dnc/dc 4πm/2πkt raised to the power 3/2 c square e raised to the power -mc²/2kt। ये एक अणु के लिए मैक्सवेल समीकरण है। सामान्य रूप से इसको इसी रूप में लिखा जाता है। कई बार आपको dnc/dc के रूप में भी लिखा हुआ होगा, तो ऐसे केस में ये जो n है इसको आप दूसरी तरफ ले जाइए। तो ये सिर्फ लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमें फिलहाल इस रूप में समीकरण चाहिए, तो इसलिए हम इसको इस रूप में मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को लिखेंगे। अब इसको c के सापेक्ष हम अवकलन करें, क्योंकि वो जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का जो इस तरीके से हमने कर्व देखा था, तो यहाँ पर जो उच्चिष्ट वाला पॉइंट है, वो उच्चिष्ट वाला पॉइंट की शर्त क्या है कि इधर की तरफ क्या है c, तो और इसका स्लोप है 0, अर्थात c के बढ़ने से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, या dc के सापेक्ष यदि हम डिफरेंशिएशन करें तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। ये उच्चिष्ट की शर्त है। यदि आप पिछले वीडियोस देखेंगे तो वहाँ मैक्सिमा और मिनिमा की हमने बात की थी, और वहाँ दोनों के लिए ये शर्त देखी थी कि dy/dx शुड बी 0 एट मैक्सिमा और मिनिमा। तो ये हमारा मैक्सिमा का पॉइंट है। dy/dx ये हमारा y एक्सिस है, और y एक्सिस पर हमने किसको प्लॉट किया है 1/n dnc/dc को। तो इसका डिफरेंशिएशन करें, x एक्सिस पर c है dc के सापेक्ष, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीके से y है, तो dy/dc हो गया। तो इसको हम यदि c के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं तो देखिए ये तो कॉमन है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, इसको तो हम ब्रैकेट के बाहर ले सकते हैं। तो बाकी हमारे पास तो ये दो टर्म्स बचती हैं, एक c² की और एक ये जिसमें कि c है। जिस टर्म के करस्पॉन्डिंग या जिसके सापेक्ष हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो पद उसमें होना चाहिए, तो इसलिए सिर्फ ये दो टर्म्स में ही हमारे पास c के मान हैं, तो इसलिए खाली इनका ही हम डिफरेंशिएशन करेंगे। और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लिकेशन का रूल भी लग जाएगा कि पहले पद का डिफरेंशिएशन यानी 2c, और दूसरे को हमने इसी तरीके से लिख दिया, और फिर c² को तो हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया, और इस दूसरे पद का डिफरेंशिएशन कर दिया। उसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, e raised to the power -x का e raised to the power -x तो हम लिखेंगे ही, साथ में उस x का और डिफरेंशिएशन करेंगे, वो हो जाएगा -mc/kt। इसलिए हम लोगों ने पहले मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में चर्चा की है, ताकि ये सारी कैलकुलेशंस हम वहाँ पर आसानी से समझ सकें। इसको और ब्रैकेट के बाहर हम ये दो क्वांटिटीज निकाल सकते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास सिर्फ ये क्वांटिटी रह जाएगी, ठीक है। अब उच्चिष्ट की शर्त हम लगाएंगे। उच्चिष्ट की शर्त क्या है कि सी मोस्ट प्रोबेबल या उच्चिष्ट पर जहाँ पर वेग अधिकतम प्रायिकतम वेग है वहाँ के लिए dy/dx = 0। तो ऐसी स्थिति में हम इसको 0 के बराबर रख देंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरीके से आ जाएगी, और इसको हम हल करेंगे। हल करने में आप देखिए कि ये जो हमारा वाला पार्ट है, जो कि एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, ये मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरी तरफ 0 है, तो इसको जब हम इधर की तरफ ले जाएंगे तब ये 0 बन जाएगा, यानी हमारे पास सिर्फ रह जाएगा 2 - mc²/kt = 0, या
सी स्क्वायर इक्वल टू 2kT अपॉन m, या स्क्वायर रूट इसका हम निकाल लें तो सी एम पी इक्वल टू स्क्वायर रूट 2kT अपॉन m। ये सी मोस्ट प्रोबेबल के लिए, अधिकतम प्रायिकतम वेग के लिए गणना हो जाएगी। और यहाँ पर हमने क्योंकि k लिया है और m लिया है तो ये एक अणु के लिए है। यदि हम एक मोल के लिए बात करेंगे तो k के स्थान पर r और m की जगह पर कैपिटल M यानी मोलर मास रख देंगे। तो ये इक्वेशन हमारी एक अणु के लिए हो जाएगी और ये इक्वेशन हमारी एक मोल गैस के लिए बन जाएगी। अधिकतम प्रायिकतम वेग की गणना हो जाएगी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है कि समस्त अणुओं के वेगों को जोड़कर हम अणुओं की संख्या से भाग दे दें तो एवरेज आ जाता है। ये एवरेज निकालने का तरीका है और वही हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे कि जितने भी अणु हैं उन सारे अणुओं के वेगों को जोड़कर हम अणुओं की संख्या से भाग दे दें तो वो एवरेज वेलोसिटी बन जाएगा और उसको हम इस तरीके से मैथमेटिकली लिखेंगे। और ये एक परिवर्ती फलन है तो इसको हम शून्य से लेकर अनंत तक, क्योंकि वेगों के बारे में जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि शून्य से लेकर अनंत तक सभी वेग वाले अणु उसमें मौजूद हैं, तो इसलिए हम इसको शून्य से लेकर और अनंत तक इंटीग्रेट कर सकते हैं और उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं सभी वेगों को सम्मिलित करते हुए। और इसकी यदि हम कैलकुलेशन करें तो ये यहाँ पर आप देखिए dnc अपॉन n का मान रख दीजिए, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी, करके देखिए अपने पेपर पर। और इसको हल करना थोड़ा सा कठिन है, आप लोग को मैथमेटिक्स के विद्यार्थी अगर नहीं हैं तो आप इसको सीधा यूज़ कर सकते हैं। वो कैलकुलेशन हमारी निकल के आती है सी एवरेज इक्वल टू 8kT अपॉन पाई m। ये एक अणु के लिए है और एक मोल के लिए अगर हम करेंगे तो ये 8RT अपॉन पाई m स्क्वायर रूट आ जाएगा। यानी इसकी जो हमारी कैलकुलेशन है वो इस तरीके से निकल के आएगी। हमें इसको कैलकुलेशन में अधिक नहीं जाना है, इस इक्वेशन को हम या इस रिजल्ट को सीधे सीधे यूज़ करेंगे। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है? अणुओं के वेगों का वर्ग करें और उनका औसत निकालें। पहले था औसत वेग और अब है अणुओं के वेगों का वर्ग, उसका औसत और फिर उसका वर्गमूल। तो ये हो गया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये रूट हो गया, ये मीन हो गया और ये स्क्वायर हो गया। तो ये इस तरीके से CRMS निकालते हैं। कैलकुलेशन वैसी ही होगी जैसे हमने सी एवरेज की है, तो वहाँ पर सी की जगह पर अब क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और उसको फिर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वहाँ पर ये सी क्यूब था, यहाँ पर ये सी रेज़ टू दी पावर 4 आ जाएगा। इसकी भी हमें कैलकुलेशन या हल करने की आवश्यकता नहीं है, इसके रिजल्ट को हम सीधे सीधे यूज़ करेंगे और आप लिखेंगे कि हल करने पर CRMS स्क्वायर इक्वल टू 3kT अपॉन m या CRMS इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3kT अपॉन m। ये एक अणु के लिए और ये एक मोल गैस के लिए। तो इस तरीके से हम तीन अलग अलग वेगों की गणना मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के आधार पर कर सकते हैं। यदि हम इनको कंपेयर करें, एक साथ लिखें, तो आप देखेंगे कि ये तो सी मोस्ट प्रोबेबल के लिए है, ये सी एवरेज के लिए हमने निकाली और ये CRMS के लिए हमने निकाला है। इनको यदि हम आपस में कंपेयर करें यानी इनका रेशो निकालें तो ये हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। ये मैथमेटिकल थोड़ी सी ट्रिक है। और इसमें देखिए आप RT अपॉन m, RT अपॉन m, RT अपॉन ये सब तीनों में है, तो ये तो हमारा ये RT अपॉन m, ठीक है, ये RT अपॉन m, ये RT अपॉन m, ये तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। रेशो ले रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर तो रह जाएगा और इसको स्क्वायर रूट 2 से और डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर तो स्क्वायर रूट 2 है, इसको स्क्वायर रूट 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। तो जब हम रेशो निकालते हैं तब किसी एक पद को या टर्म को 1 बनाते हैं
और उस एक के सापेक्ष हम बाकियों के मान देखते हैं कि वो एक से अधिक हैं या एक से कम है। तो यहाँ हम सी मोस्ट प्रोबेबल को 1 बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसको एक तरीके से 2RT/m स्क्वायर रूट से भाग दे दीजिए, तो ये तो 1 बन जाएगा। यहाँ पर ये आपके आ जाएगा 8/2 पाई, ठीक है ना, ये 2 आ जाएगा यहाँ नीचे, और ये स्क्वायर रूट 3/2। तो इस तरीके से हम इसको एक सिंप्लीफाइड रूप में लिख सकते हैं। और ज़्यादा इसको हल करें तो ये इस तरीके से आता है 1:1.11:1:1.22। क्या मतलब हुआ? यदि C मोस्ट प्रोबेबल 1 है तो C एवरेज उसका 1.11 टाइम्स है, अधिक है। और यदि C मोस्ट प्रोबेबल 1 है तो C RMS उसका 1.22 टाइम्स है, अर्थात अधिक है। तो यदि एक का मान भी हमको पता है तो बाकी दो की कैलकुलेशन या गणना की जा सकती है। C मोस्ट प्रोबेबल हमने निकाला है तो 1.11 से गुणा कर दें, C एवरेज आ जाएगा, 1.22 से गुणा कर दें तो C RMS आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कंपेयर दो वेलोसिटीज़ में करना है, तो जैसे C मोस्ट प्रोबेबल अपॉन C एवरेज करना है तो ये 1/1.11 हो गया, या C एवरेज इक्वल टू 1.11 इंटू C मोस्ट प्रोबेबल पता है तो 1.11 से गुणा कर दीजिए, C एवरेज आ जाएगा। अर्थात तीनों में से यदि कोई भी एक वेग हमको पता है तो बाकी दो वेगों की गणना की जा सकती है। और वेगों को निकालने के लिए हमारे पास क्या है चाहिए? R, T और M, ये तीन चीज़ चाहिए। R गैस कांस्टेंट है ही, टेम्परेचर यदि फिक्स है तो ऐसे केस में अणुओं का वेग किस पर रह जाएगा आधारित? M पर, स्क्वायर रूट M के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम आणविक वेगों की आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं, कौन सा ज़्यादा है और कौन सा कम है। और इसी आधार पर हम आणविक वेगों के जो वितरण वक्र खींचा था वहाँ पर हम इस तरीके से यहाँ पर C मोस्ट प्रोबेबल और यहाँ पर हमने C एवरेज और यहाँ पर हम C RMS को प्रदर्शित करते हैं। तो वो यहीं से हम कैलकुलेशन निकाल के उसको करते हैं।